चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। होप यू आर डूइंग गुड। सिस्टम थोड़ा कनेक्ट होने में टाइम ले रहा था, सो आई एक्सटेंड दी क्लास को मैं एक्सटेंड कर दूंगा। पिछली वाली क्लास में भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। सही बात बोले। क्या क्या डिस्कशन कर रहे हैं ये? इको आ रहा है? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको कि इको आ रही है? इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? इज ऑडियो वीडियो क्लियर? क्लियर है। ऑडियो वीडियो क्लियर है, चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। विल कंटिन्यू विल कंटिन्यू विद द क्लास, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। कल कहाँ तक कर लिया था हमने? Yesterday we have discussed up till what? कल कहाँ तक कर लिया था? हाँ, स्टार चायोडाइड टेस्ट बता दिया था। तो स्टार चायोडाइड टेस्ट, हाँ स्टार्ट तो बता तो दो, क्या कर रहे थे? इतने सारे टॉपिक हो रहे हैं कि मैं खुद ही भूल जाता हूँ क्या चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा। माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट बचा हुआ है। माइनर मेथड, अभी पीछे मैं कमेंट पढ़ रहा था, कोई बोल रहा था सेवरेज सिस्टम बचा हुआ है। सेवरेज सिस्टम तो भी स्टार्ट ही नहीं किया मैंने। हाँ, माइनर मेथड बचा हुआ है, याद आ गया। अब कमेंट बंद कर दो। मैं कमेंट को डिसेबल कर रहा हूँ, टॉपिक पता कर रहा था, टॉपिक पता कर लिया मैंने। आई एम डिसेबलिंग द कमेंट। अब कॉन्सेंट्रेट करो टॉपिक के ऊपर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई डिसेबल दी कमेंट। मैंने कमेंट को डिसेबल कर दिया है, अब कॉन्सेंट्रेट करो। वी वर डिस्कसिंग ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर वी हैव डिस्कस ऑल द मेजर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में मैंने सारे मेजर ट्रीटमेंट करा दिए हैं आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रीनिंग, एरेशन, देन सेडिमेंटेशन, देन फिल्ट्रेशन, देन सॉफ्टनिंग, देन डिसइंफेक्शन। तो ये सारे ट्रीटमेंट हमारे कंप्लीट हो गए। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद द माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। अब हमारे पास बचे हुए हैं माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। तो अगर जरूरत पड़े प्लांट में, तो हम माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। और ये माइनर मेथड क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, आपके एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो इनकी इनकी जो इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ जाती है छोटे छोटे ट्रीटमेंट, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पे काम करते हैं, तो इनको एक एक करके उठाते हैं। विल रेफर ऑल दीज ट्रीटमेंट्स वन बाय वन। तो एक बार मैं दो तीन ट्रीटमेंट कवर कर लूंगा, फिर चैट को एनेबल कर दूंगा, डाउट पूछ लेना आप। सो फर्स्ट ऑफ द माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट we'll be talking about minor method of treatment. We'll be talking about minor method of treatment. तो इसको क्या हो गया? So next of the point of discussion is minor method of treatment. Next point to be referred is minor method of treatment. चलिए, ये स्पीड स्लो आ रही है, मैं इसको खुद ही बोल के बता रहा हूँ आपको। मैं लिख नहीं पाऊंगा, लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप अपने नोट्स आज खुद ही बनाओ। यू मेक योर नोट्स ऑन योर ओन। मैंने चैट को अनेबल कर दिया ताकि आप कम्युनिकेट कर पाओ मुझसे, सो दैट यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद मी। इसके मैं खुद के अपने हैंड रिटन नोट्स आपके ग्रुप पे डाल दूंगा।
इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स में ग्रुप पे डाल दूंगा, तो उससे हो जाएगा। बाकी डिस्कशन में पूरी कर लेता हूँ, डिस्कशन आई एम डूइंग कम्प्लीटली। तो अगर बीच में अगर ये चल जाता है तो अच्छी बात है, इन बिटवीन इफ इट वर्क्स फाइन, नहीं तो आप अपने नोट्स खुद बना लिए, मैं डिक्टेट कर देता हूँ उसको, मैं आई डिक्टेट इट। चलो, अब कमेंट मत करना कोई भी, डोंट कमेंट। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। अगर सुन भी लोगे आपका पर्पस पूरा हो जाएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ द माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज ट्रीटमेंट विद एक्टिवेटेड कार्बन। पहला माइनर ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है हमारे पास वो है ट्रीटमेंट विद एक्टिवेटेड कार्बन। अब ये एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है? अगर आप लोगों को ध्यान हो, ये एक्टिवेटेड कार्बन मैंने फिल्ट्रेशन के अंदर आपको बताया था कि फिल्टर मीडियम में बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, सैंड है, एंथ्रासाइट है, जियोटेक्सटाइल है, गार्नेट है और एक्टिवेटेड कार्बन है। और वहां पे आपको जानकारी दी थी एक्टिवेटेड कार्बन की मैंने। देयर आई हैव डिस्कस अबाउट एक्टिवेटेड कार्बन। क्या होता है एक्टिवेटेड कार्बन? पाउडर्ड चारकोल इज नोन एज एक्टिवेटेड कार्बन। तो आपने चारकोल को क्रश किया, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया। कहने का मतलब है आपने साइज को छोटा कर दिया। जैसे ही साइज को छोटा कर दोगे स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये एक्टिवेटेड है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। तो अगर आप ये एक्टिवेटेड वर्ड किसी भी कंपाउंड के सामने लगाओगे, इसका मतलब वो कंपाउंड एक्टिवेटेड है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। हमने सरफेस एरिया कैसे बढ़ाया? उस पार्टिकल की साइज को घटा के बढ़ाया। वी हैव इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द पार्टिकल। ये बेसिक कंसेप्ट है। इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल भी दे देता हूं आपको। कौन कौन से एग्जांपल है? एक्टिवेटेड कार्बन के साथ साथ एक्टिवेटेड मैग्नीशिया, एक्टिवेटेड एल्यूमिना, एक्टिवेटेड सिलिका। तो आपको ये सारी चीजें भी मिलेंगी। तो एक्टिवेटेड सिलिका मतलब सिलिका डाइऑक्साइड को आपने क्रश करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एक्टिवेटेड एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आपने क्रश करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एक्टिवेटेड मैग्नीशिया, आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्रश करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो कहने का मतलब है आप ये टर्म किसी के आगे भी लगा सकते हो। ट्रीटमेंट नाम में हम एक्टिवेटेड कार्बन यूज करते हैं। अब क्या है एक्टिवेटेड कार्बन की ट्रीटमेंट? हम एक्टिवेटेड कार्बन को पाउडर फॉर्म में डालते हैं। हम एक्टिवेटेड का ग्रुप बाद में क्लास के बाद डिस्कस कर लेना तरुण, मैं खुद ही दे दूंगा ग्रुप आपको। अभी जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। सो एक्टिवेटेड कार्बन को हम ट्रीटमेंट प्लांट में पाउडर फॉर्म में ऐड करते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन को ट्रीटमेंट प्लांट में हम पाउडर फॉर्म में ऐड करते हैं पानी में से डिजॉल्व्ड सॉलिड्स को हटाने के लिए। सो इन ऑर्डर टू रिमूव डिजॉल्व्ड इंप्यूरिटीज फ्रॉम द वाटर, वी ऐड एक्टिवेटेड कार्बन इन द वाटर इन ट्रीटमेंट प्लांट। अब डिजॉल्व्ड सॉलिड्स कौन कौन से या डिजॉल्व्ड इंप्यूरिटीज कौन सी? जो मन में आए बोलते जाओ। टेस्ट, कलर, ओडर, फिनॉल, क्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन, मैग्नीज। कहने का मतलब है पानी में हर एक डिजॉल्व सॉलिड ये एक्टिवेटेड कार्बन हटा सकता है। कैसे? अपने सरफेस के ऊपर उसको एब्जॉर्ब करा के। तो एक्टिवेटेड कार्बन का काम है ट्रीटमेंट प्लांट में डिजॉल्व सॉलिड को हटाना। इसका मतलब डिजॉल्व सॉलिड को हटाने वाले कौन कौन से ट्रीटमेंट आ गए हमारे पास? पहला ट्रीटमेंट एरेशन, दूसरा ट्रीटमेंट फिल्ट्रेशन, तीसरा ट्रीटमेंट डिसइंफेक्शन। तो ये तीन ट्रीटमेंट तो है ही हमारे पास जो डिजॉल्व सॉलिड को हटाते हैं। पर अगर एक्सेस में डिजॉल्व सॉलिड है तो आप एक्टिवेटेड कार्बन को मिला के भी डिजॉल्व सॉलिड्स को हटा सकते हो। मैकेनिज्म क्या है? एड्सॉर्प्शन ओवर द सरफेस, ये इसकी मैकेनिज्म निकल के आती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिवेटेड कार्बन को ऐड कहां पे करें? वेयर टू ऐड एक्टिवेटेड कार्बन? क्योंकि एक्टिवेटेड कार्बन को हम खुद पाउडर फॉर्म में डाल रहे हैं, इस एक्टिवेटेड कार्बन को भी हटाना पड़ता है पानी में से। वी हैव टू रिमूव एक्टिवेटेड कार्बन फ्रॉम दी वाटर। तो हमें एक्टिवेटेड कार्बन को पानी में से हटाना पड़ता है। अगर एक्टिवेटेड कार्बन को पानी में से हटाना है, पानी में पानी में सस्पेंडेड सॉलिड को हटाने वाले दो ट्रीटमेंट है मेरे पास। तो पानी में सस्पेंडेड सॉलिड को हटाने वाले दो ट्रीटमेंट है प्लांट के अंदर। कौन कौन से? सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। There are two treatments available with me which are capable of removal of suspended particles from the water. एक है सेडिमेंटेशन, एक है फिल्ट्रेशन। तो ए सेडिमेंटेशन, तो ए इज सेडिमेंटेशन, बी इज फिल्ट्रेशन। तो बी फिल्ट्रेशन है। तो आप मुझे ये बताओ कि हम एक्टिवेटेड कार्बन को कहां ऐड करें? सेडिमेंटेशन में या फिल्ट्रेशन में? इन सेडिमेंटेशन और इन फिल्ट्रेशन। मैंने पोल स्टार्ट कर दिया है, आई स्टार्टेड द पोल। तो इन सेडिमेंटेशन और इन फिल्ट्रेशन, पोल स्टार्ट कर दिया मैंने। कमेंट करो, बोलने की बजाय कमेंट करो वो पोल स्टार्ट हो गई है।
सो विकास मिश्रा, वीरेश और अंकिता गुप्ता, इन तीनों ने सही जवाब दिया। तो these 3 learners have given the fastest result. तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि हमें इसे ऐड कहाँ करना था। हम इसको ऐड करते हैं सेडिमेंटेशन के टाइम पे। अब सेडिमेंटेशन के टाइम पे ऐड क्यों किया जाता है, फायदा क्या निकल के आता है? इफ आई ऐड एक्टिवेटेड कार्बन ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन, व्हाट द एडवांटेज बीइंग डिराइव्ड? एफिशिएंसी बढ़ेगा क्योंकि एक काम 2 बार कराते हैं। एसजी केबल्स, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यूजर नेम तो सही करो अपना, एसजी केबल्स। इंजीनियर हो, कोई अच्छा सा नाम रखो। कंसोलिडेशन, कंपैक्शन, शेयर फोर्स नाम रखो, बेंडिंग मोमेंट समझ में, एसजी केबल। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर एक ही काम 2 बार करते हैं, अगर एक ही काम 2 बार करते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो हम एक्टिवेटेड कार्बन को एक बार सेडिमेंटेशन के टाइम पे हटाते हैं, एक बार फिल्ट्रेशन के टाइम पे हटाते हैं। ऐसा करने से एक्टिवेटेड कार्बन के रिमूवल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बाय डूइंग सो, रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन इंक्रीजेस। हेंस एक्टिवेटेड कार्बन इज एडेड ड्यूरिंग कोगुलेशन। हम एक्टिवेटेड कार्बन को कोगुलेशन के टाइम पे ऐड करते हैं। अब अगर हम एनालिसिस करें, अब ध्यान से सुनना इस बात को, कमेंट बंद करो, ध्यान से सुनो। कोगुलेशन के टाइम पे n नंबर ऑफ केमिकल्स मिलाए जाते हैं। n नंबर ऑफ केमिकल्स आर एडेड ड्यूरिंग कोगुलेशन। कौन कौन से केमिकल मिलाए जाते हैं? कौन कौन से केमिकल मिलते हैं ड्यूरिंग कोगुलेशन? पहला कोगुलेंट, दूसरा लाइम सोडा, तीसरा हम एसिड और बेस भी मिलाते हैं पीएच को चेंज करने के लिए, चौथा प्री क्लोरीनेशन, क्लोरीन ऐड करते हैं। कोगुलेंट हो गया राहुल गुप्ता। नेक्स्ट पांचवा, हम एक्टिवेटेड कार्बन मिलाते हैं। तो ड्यूरिंग कोगुलेशन n नंबर ऑफ केमिकल्स आर एडेड। कोगुलेंट इज एडेड, लाइम सोडा इज एडेड, देन एसिड और बेस इज एडेड, देन क्लोरीन इज आल्सो एडेड, एक्टिवेटेड कार्बन इज आल्सो एडेड। तो कहने का मतलब है कोगुलेशन टैंक में n केमिकल्स मिलाते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। एक्टिवेटेड कार्बन की डोज होती है 5 से लेकर 20 मिलीग्राम पर लीटर। डोज ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन कम्स इन द रेंज ऑफ 5 to 20 मिलीग्राम पर लीटर। तो पहला माइनर ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है हमारे पास इज ट्रीटमेंट विद एक्टिवेटेड कार्बन। तो फर्स्ट ऑफ द माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट व्हिच इज अवेलेबल इज टर्म्ड एज ट्रीटमेंट विद एक्टिवेटेड कार्बन। किसी को भी कोई पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस नाउ फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से किसी के लिए? क्लियर है यहां तक की कहानी? डोज 5 to 20 मिलीग्राम पर लीटर। अनुज तिवारी, डोज वेरी करता है 5 से लेकर 20 मिलीग्राम पर लीटर। So dose of activated carbon varies in the range of 5 to 20 मिलीग्राम पर लीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द माइनर ट्रीटमेंट इज व्हाट इज द एफिशिएंसी? एफिशिएंसी ऑफ व्हाट? वो डोज पे डिपेंड करेगी वो तो। कैन वी अवॉइड दिस ट्रीटमेंट? यस आकिब, यू कैन अवॉइड दिस ट्रीटमेंट। ये माइनर मेथड है, ये मेजर मेथड नहीं है, ये माइनर मेथड है ट्रीटमेंट का। यू कैन अवॉइड दिस ट्रीटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर डिसइंफेक्शन के बाद भी तो बच जाता है? बिल्कुल बच जाएगा। कोई भी एफिशिएंसी 100% के आसपास नहीं निकल के आती, तो डिसइंफेक्शन के बाद भी बच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट व्हिच इज अवेलेबल इज टर्म्ड एज ट्रीटमेंट विद कॉपर सल्फेट। ट्रीटमेंट विद कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट क्या काम करता है? ध्यान से सुनना इस बात को। कॉपर सल्फेट हैज अ स्ट्रॉन्ग एल्गीसाइडल प्रॉपर्टी। कॉपर सल्फेट के पास स्ट्रॉन्ग एल्गीसाइडल प्रॉपर्टी होती है। एल्गीसाइडल प्रॉपर्टी मतलब कॉपर सल्फेट टॉक्सिक होता है एल्गी के लिए। So copper sulfate is toxic for the algae. So because of the strong algicidal property of copper sulfate, we add this copper sulfate in the water in order to remove algae from it. तो copper sulfate का काम होता है पानी में से algae को हटाना, तो हम पानी में से algae को हटा देते हैं। अब पॉइंट है इसको कहाँ ऐड करें? Where to add copper sulfate in the water? तो copper sulfate को पानी में वहां ऐड किया जाता है जहां पर हमें algae नहीं चाहिए। And we don't want algae to be present in our distribution system. हमें एल्गी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नहीं चाहिए होती है। तो जिस समय हम पानी को फीड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उससे जस्ट पहले हम कॉपर सल्फेट को पानी में मिला देते हैं। प्रायर टू दैट वी ऐड कॉपर सल्फेट इनटू द वाटर। तो कॉपर सल्फेट का काम होता है पानी में से एल्गी को हटाना। कहां ऐड करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जस्ट पहले। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसकी डोज वेरी करती है 0.5 से लेके 0.6 मिलीग्राम पर लीटर। तो डोज ऑफ कॉपर सल्फेट कम्स इन द रेंज ऑफ 0.5 to 0.6 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट पॉइंट जो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आता है, कॉपर सल्फेट को हटाने के लिए हम लाइम भी ऐड कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट को हटाने के लिए हम क्लोरीन भी ऐड कर सकते हैं। तो क्लोरीन एंड लाइम कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ एल्गी फ्रॉम द वाटर। तो कॉपर सल्फेट
लाइम और क्लोरीन तीनों का पर्पस सेम होता है, पर्पस ऑफ ऑल थ्री इज सेम। ट्रीटमेंट प्लान में प्रैक्टिकली कॉपर सल्फेट यूज की जाती है, प्रैक्टिकली गो फॉर कॉपर सल्फेट। क्लियर है चीज? राहुल गुप्ता रिपीट 0.6, हाँ डोज बताइए राहुल। डोज ऑफ कॉपर सल्फेट इज 0.5 to 0.6 मिलीग्राम पर लीटर। इसकी डोज है 0.5 से लेके 0.6 मिलीग्राम पर लीटर। तो इट्स डोज वेरीज इन द रेंज ऑफ 0.5 to 0.6 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है? 0.5 0.6। तो ये भी एक माइनर मेथड है। लास्ट पॉइंट मैंने ये बताया कि कॉपर सल्फेट के अलावा लाइम और क्लोरीन भी पानी में से एल्गी को हटाती है। कॉपर सल्फेट के अलावा लाइम और क्लोरीन भी पानी में से एल्गी को रिमूव करती है। सो अपार्ट फ्रॉम कॉपर सल्फेट, लाइम एंड क्लोरीन ऑल्सो रिमूव्स द एल्गी फ्रॉम द वाटर। कॉपर सल्फेट ही है तभी तो उसको यूज करते हैं। सर फिर प्रोडक्ट क्या है? व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ इंक्रीज द डोज ऑफ कॉपर सल्फेट? इसका इफेक्ट क्या होगा? कॉपर सल्फेट पानी में कलर इंपार्ट करता है। कॉपर सल्फेट इंपार्ट्स द कलर इन द वाटर। तो आपके घर पे जो पानी आएगा वो कलर्ड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट ऑफ द माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, अगला जो माइनर मेथड अवेलेबल है ट्रीटमेंट का, नेक्स्ट ऑफ द माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। चलो चल गया ये मेरा, ये मेरी पेन टैब में पेन चल गई है, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। सो माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट अपने आप ही चल गया। सो माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, सो माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। तो पहला कर लिया है, दूसरा कर लिया है, अब तीसरे की एनालिसिस करते हैं। सो थर्ड माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। सो थर्ड है रिमूवल ऑफ आयरन मैग्नीज। अब मैं चैट को डिसेबल कर रहा हूं, आप पहले वाले नहीं लिखूंगा, मैं पहले वाला नहीं लिखूंगा। चैट डिसेबल कर दिया मैंने, अब कॉन्सेंट्रेट करो इसके ऊपर। तो रिमूवल ऑफ आयरन मैग्नीज, तो रिमूवल ऑफ आयरन मैग्नीज, पहले वाले और ये वाले नोट्स दे दूंगा मैं आपको, आई गिव यू द नोट्स। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि आयरन मैग्नीज इज जनरली प्रेजेंट, आयरन मैग्नीज इज जनरली प्रेजेंट in conjugation. Iron manganese is generally present in conjugation with organic matter. Hence, in order to remove iron manganese from water, by aeration, bond between iron manganese and organic matter is first broken by the addition of potassium permanganate, lime और क्लोरीन। अब पूरी बात को सुनो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रेफर द एंटायर स्टोरी दैट वी मेंशन। आयरन मैग्नीज को हटाने का तरीका हम डिस्कस कर चुके हैं। हाउ टू रिमूव आयरन मैग्नीज, दैट मेथड आई हैव डिस्कस। आयरन मैग्नीज हटता है एरेशन से। तो आयरन मैग्नीज को हटाने का तरीका हमें पता है। आयरन मैग्नीज हम रिमूव करते हैं एरेशन से। तो आयरन मैग्नीज हम रिमूव करते हैं एरेशन से। क्या मैकेनिज्म है? हमने एरेशन कराया, आयरन मैग्नीज की ऑक्सीडेशन हुई, आयरन मैग्नीज ऑक्सीडाइज होकर प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीज ऑक्साइड। अभी जो प्रेसिपिटेट है ये रिमूव होती है एक बार सेडिमेंटेशन में और दूसरी बार फिल्ट्रेशन में। तो एक बार रिमूव होती है सेडिमेंटेशन में, एक बार रिमूव होती है फिल्ट्रेशन में। तो these precipitates get removed either in sedimentation or in filtration। तो ये कहानी हमने पहले डिस्कस कर रखी है। बट द पॉइंट इज कि आयरन मैग्नीज को आप इस तरीके से तभी हटा पाओगे, तो आयरन मैग्नीज को आप इस तरीके से तभी हटा पाओगे जब आयरन मैग्नीज आयनिक फॉर्म में हो। बट आयरन मैग्नीज इन वाटर इज जनरली प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विद ऑर्गेनिक मैटर। आयरन मैग्नीज तो जनरली पानी में ऑर्गेनिक मैटर के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए पहले हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। फर्स्ट वी हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड। और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लाइम डाल सकते हैं, पानी में क्लोरीन डाल सकते हैं, पानी में पोटेशियम परमैंगनेट डाल सकते हैं। इसका मतलब हम इन केमिकल्स को मिलाएंगे पानी में एरेशन से पहले। और एरेशन कैसे किया जाता है? बाय यूजिंग कास्केड एरेटर।
तो जिस समय पानी को कास्केडेटर में फीड किया जाता है उससे जस्ट पहले हम ये केमिकल्स मिला देते हैं पानी में, ताकि आयरन मैग्नीज कन्वर्ट हो जाए आयनिक फॉर्म में, और इसके बाद वाली कहानी हमें पता है, रेस्ट ऑफ द स्टोरी इज नोन टू अस। इसके बाद वाली कहानी हमने एरेशन में डिस्कस कर रखी है। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है डीफेरिजेशन। दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ आयरन मैग्नीज इज टेक्निकली टर्म्ड एज डीफेरिजेशन। मैं चैट को अनेबल कर रहा हूं, इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, यू कैन आस्क एनी डाउट। सर कॉपर सल्फेट जो एल्गी को रिमूव करेगा वो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चला जाएगा। एस एम रहमान, आपने ये पूछा है कि कॉपर सल्फेट जो एल्गी को रिमूव करेगा वो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चला जाएगा। आप कॉपर सल्फेट बोल रहे हो या एल्गी को बोल रहे हो? आप कॉपर सल्फेट बोल रहे हो या एल्गी को बोल रहे हो? यू टॉकिंग अबाउट कॉपर सल्फेट और एल्गी? यू टॉकिंग अबाउट कॉपर सल्फेट और एल्गी? रमन, यू आर टॉकिंग अबाउट कॉपर सल्फेट और एल्गी? जो भी प्रोडक्ट होगा, हाँ, वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चला जाएगा। तो रेस्ट जो भी प्रोडक्ट होगा इट विल एंटर इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्लियर है? क्लियर है पूरी कहानी? द एंटायर प्रोसेस इज टर्म्ड एज डीफेरिजेशन। द एंटायर प्रोसेस इज टर्म्ड एज डीफेरिजेशन। क्लियर है पूरी कहानी? जब कॉपर सल्फेट कलर इंपार्ट करता है, व्हाई वी यूज इट? अभी तो बताया कॉपर सल्फेट को हम ऐड कर रहे हैं एल्गी को हटाने के लिए। कॉपर सल्फेट कलर इंपार्ट करता है, पर कितना कलर इंपार्ट करता है वो तो डोज पे डिपेंड करेगा ना, इट विल डिपेंड अपॉन द डोज। तो कलर की लिमिट जीरो थोड़ी ना हमारी, कलर की लिमिट जीरो नहीं है हमारी। कलर की एक्सेप्टेबल लिमिट बता रखी है आपको, आई डिस्कस द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ कलर। क्लियर है? रिपीट ऑल रिएक्शन अगेन। चलो राहुल गुप्ता बोल रहा है रिपीट ऑल रिएक्शन अगेन, तो सारी रिएक्शन रिपीट कर लेते हैं। आयरन मैग्नीज पानी में होता है ऑर्गेनिक मैटर के साथ, तो हमने आयरन मैग्नीज और ऑर्गेनिक मैटर का बॉन्ड ब्रेक किया बाय द यूज ऑफ दीज केमिकल्स। ऐसा करने से आयरन मैग्नीज आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने इस आयरन मैग्नीज की एरेशन कराई, ये ऑक्सीडाइज होकर प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गए, फेरिक हाइड्रोक्साइड मैग्नीज ऑक्साइड। और ये प्रेसिपिटेट्स को हमने रिमूव कर दिया सेडिमेंटेशन में और फिल्ट्रेशन में। इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है डीफेरिजेशन। दिस एंटायर प्रोसेस इज टेक्निकली टर्म्ड एज डीफेरिजेशन। दिस एंटायर प्रोसेस इज टर्म्ड एज डीफेरिजेशन। क्लियर है पूरी कहानी? राहुल, चलो चैट को मैं बंद कर रहा हूं, अब मैं आगे टॉपिक में बढ़ रहा हूं। आई एम प्रोसीडिंग विद द टॉपिक। नेक्स्ट ऑफ द माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज, तीन हो गए, चौथा। सो नेक्स्ट ऑफ द माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज फ्लोरिडेशन। नेक्स्ट ऑफ द माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज फ्लोरिडेशन। नाम में लिखा हुआ है फ्लोरिडेशन। अब क्या होता है फ्लोरिडेशन? फ्लोरिडेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ it is the process of it is the process of addition of fluoride in water. So it is the process of addition of fluoride in water. तो ये वो प्रोसेस है जिसमें हम पानी के अंदर फ्लोराइड को मिलाते हैं। कब मिलाते हैं? जब फ्लोराइड की डेफिशिएंसी हो। कब डेफिशिएंसी होगी? ये भी डिस्कस किया हुआ है, सरफेस वाटर के अंदर डेफिशिएंसी होगी। क्यों? क्योंकि सरफेस वाटर में ऑक्सीजन होती है, फ्लोराइड ऑक्सीडाइज कर जाता है। तो वो प्रोसेस जिसमें हम पानी के अंदर फ्लोराइड मिला दें, इसको हम बोल देते हैं फ्लोरिडेशन। अब कैसे मिला दें? So it can be done by any of following reagents. So it can be done by any of the following reagents. इसमें से जो रिएजेंट है, हम कोई से भी रिएजेंट मिला के पानी में फ्लोरीन ऐड कर सकते हैं। सोडियम फ्लोराइड, सोडियम सिलिकोफ्लोराइड एंड हाइड्रोसिलिक एसिड। तो हम पानी में इन तीनों में से कोई सा भी केमिकल ऐड करके पानी में फ्लोराइड मिला सकते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें हम पानी को फ्लोराइड को मिला दें, इसको हम बोल देंगे फ्लोरिडेशन। फिर हमने ये भी डिस्कस कर रखा है कि अगर फ्लोराइड 1.5 ppm से ज्यादा हुआ, इसके साथ भी दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है वो बता रखी है आपको। इट विल लीड टू द मोल्टिंग ऑफ द टीथ, इट विल लीड टू द डिके ऑफ द टीथ। दांतों में ब्राउन कलर की प्रेसिपिटेट बनने लग जाती है, तो डीकलराइजेशन होती है टीथ की, और जो डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं फ्लोरोसिस। तो अगर पानी में फ्लोराइड एक्सेस में हुआ, हम इस एक्सेस फ्लोराइड को हटा देंगे, तो प्रोसेस का नाम रखा डीफ्लोरिडेशन। तो प्रोसेस इज टर्म्ड एज डीफ्लोरिडेशन। अब क्या है डीफ्लोरिडेशन?
It is the process of removal of excess fluoride from the water. Excess fluoride from the water. तो वो प्रोसेस जिसमें हम पानी में से एक्सेस फ्लोराइड को हटा दें, इसको हम बोलते हैं डीफ्लोरिडेशन. तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लोराइड फ्रॉम द वाटर. कैसे हटाएं एक्सेस फ्लोराइड को? तो इट कैन बी अचीव्ड by any of following chemicals. So it can be achieved by any of the following chemicals. अब कौन कौन से केमिकल फ्लोराइड को हटा सकते हैं, इसके ऊपर सवाल मिलेगा आपको, ध्यान रखना. अब कौन कौन से केमिकल हटा सकते हैं? पहला केमिकल कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्शियम फॉस्फेट. दूसरा केमिकल बोन चारकोल, सो बोन चारकोल. नेक्स्ट एक्टिवेटेड एल्यूमिना. सो एक्टिवेटेड एल्यूमिना. तो अगला मेथड है बाय द यूज ऑफ एक्टिवेटेड एल्यूमिना. नेक्स्ट मेथड है बाय द यूज ऑफ एलम प्लस लाइम. सो एलम प्लस लाइम. नेक्स्ट मेथड है, सो एक्टिवेटेड एल्यूमिना हो गया, एक्टिवेटेड कार्बन. सो नेक्स्ट मेथड इज एक्टिवेटेड कार्बन. तो ये सारे केमिकल्स पानी में से फ्लोराइड को हटा देते हैं. एडिशन ऑफ दिस एक्टिवेटेड एल्यूमिना इज नोन एज प्रशांति मेथड. इस एक्टिवेटेड एल्यूमिना की एडिशन को हम बोलते हैं प्रशांति मेथड. तो ये पूछेगा प्रशांति मेथड क्या होता है, तो इट इज टर्म्ड एज प्रशांति मेथड एंड दिस इज टर्म्ड एज नालगोंडा मेथड. इसको नालगोंडा मेथड बोला जाता है. तो नालगोंडा मेथड, नालगोंडा विलेज का नाम है इंडिया का ही जहां पर ये टेक्निक डेवलप हुई थी. अब विलेज में क्यों टेक्निक डेवलप हुई थी इसको आप खुद समझ सकते हो. विलेज में पानी को हम डिराइव करते हैं ग्राउंड से. ग्राउंड वाटर में डिजोल्व सॉलिड की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है. क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, डिजोल्व सॉलिड एक्सेस में पाए जाते हैं. फ्लोराइड डिजोल्व सॉलिड है तो आपको ग्राउंड वाटर में एक्सेस में मिलेगा. विलेजेस के अंदर हम जब पानी को यूटिलाइज करते हैं ग्राउंड से, उसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाती जनरली, इसीलिए आपको ग्राउंड वाटर में एक्सेस ऑफ फ्लोराइड मिलेगा जो डायरेक्टली हम कंज्यूम कर लेते हैं. इसलिए विलेजेस में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है फ्लोराइड की वजह से. यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द विलेजेस सफर फ्रॉम फ्लोरोसिस. इसलिए जरूरत पड़ी ग्राउंड वाटर में से फ्लोराइड को हटाने की विलेज के अंदर. तो ये तरीका भी वहीं डेवलप हुआ है. बाकी कंसेप्ट क्या लगा हुआ है इसमें कंसेप्ट लगा हुआ है कोगुलेशन का. So we add alum plus lime in the water and remove the fluoride from the water by the process termed as coagulation. और coagulation को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. In detail we have talked about the entire process of coagulation. तो ये सारे तरीके हैं पानी में से फ्लोराइड को हटाने के लिए. तो अगर पानी में फ्लोराइड कम है ऐड कर दो, फ्लोरिडेशन. पानी में फ्लोराइड ज्यादा है हटा दो, डिफ्लोरिडेशन. दिस टेक्निकली टर्म्ड एज डिफ्लोरिडेशन. चैट मैंने एनेबल कर दिया. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क नाउ. I've enabled the chat. अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप. रिवर्स ऑस्मोसिस तरीका है सॉल्ट्स को हटाने का. सिर्फ फ्लोराइड थोड़ी हटेगी, उसमें सारे सॉल्ट्स हट जाएंगे. इन रिवर्स ऑस्मोसिस ऑल दी सॉल्ट्स आर रिमूव्ड. वही करेंगे, आगे आएगा. विल डिस्कस दैट पॉइंट आल्सो. हाँ, वो डिसैलिनेशन का तरीका है. तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सनलाइट होगी नहीं. क्या बोल रहा है ये? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सनलाइट होगी नहीं, फिर एल्गी तो सरवाइव नहीं करेगी. कौन है ये? राहुल अत्री. चलो आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं मैं. सनलाइट सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को चाहिए होती है. टू बी मोर प्रिसाइज, जिनमें क्लोरोफिल होता है. क्लियर हुई आपकी बात? तो सिर्फ ग्रीन एल्गी को ही सनलाइट चाहिए. ग्रीन एल्गी के अलावा 1000 तरह की एल्गी होती है. ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, रेड एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है. तो कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी एल्गी मिलेगी जिसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सरवाइव करने के लिए. क्लियर? हाउ डू वी एड इन ग्राउंड वाटर? इन द वेल इटसेल्फ. हाँ, ट्यूबवेल नहीं. विकास गुप्ता ओपन वेल यूज करते हैं विलेजेस के अंदर ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज करने के लिए. ट्यूबवेल शहरों में यूज होता है. ट्यूबवेल इज यूज्ड इन सिटीज. व्हाट इज CA3PO4 whole twice? इट इज कैल्शियम फॉस्फेट.
पहला कंपाउंड कैल्शियम फॉस्फेट है, फर्स्ट कंपाउंड इज कैल्शियम फॉस्फेट। हाँ, आई विल प्रोवाइड दी नोट्स, ग्रुप पे दे दूंगा नोट्स में, तो इस लेक्चर के नोट्स में आपको ग्रुप पे दे दूंगा। प्रशांति मेथड, हाँ उसका नाम था जिसने डेवलप किया है। नालगोंडा टेक्निक, इन नालगोंडा टेक्निक वी ऐड एलम प्लस लाइम which undergoes coagulation and removes the fluoride from the water। तो एलम प्लस लाइम, ये हमने पूरी कोगुलेशन की कहानी कर रखी है। तो कोगुलेशन करने से हम पानी को पानी में जो फ्लोराइड है उसको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हटा सकते हैं। बोन चारकोल, बोन चारकोल इज द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द बर्निंग ऑफ द कोल। बोन चारकोल इज द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द बर्निंग ऑफ द कोल। नालगोंडा टेक्निक कहां डेवलप हुई है? नालगोंडा में। नालगोंडा टेक्निक इज डेवलप्ड इन नालगोंडा ओनली। चलो, अब ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? कौन से स्टेट में क्या करना है आपको? कौन से स्टेट में जो जो आपके काम की चीज है, एक तरफ बोलते हो कि सिलेबस जल्दी करा दो, दूसरी तरफ बोलते हो हाँ हीट करके भी हटा सकते हैं। वी कैन हीट इट एंड रिमूव द फ्लोराइड ऑल्सो। मिल के आना है इसको, चलो मिल के आना नालगोंडा से। जब पेपर क्लियर कर लो वहां पे फिर मिल के आना उस नालगोंडा को कि पेपर क्लियर करवाया आपने मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट माइनर मेथड कौन सा तरीका है ये? पांचवा हो गया है, पांचवा हो गया है, छठा मेथड। तो सिक्स मेथड है डीसैलिनेशन। तो सिक्स मेथड इज डीसैलिनेशन। अब क्या होता है डीसैलिनेशन? व्हाट इज डीसैलिनेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ removal of salts from the water। Desalination, it is the process of removal of salts from the water। Process of removal of salts from the water। तो वो प्रोसेस जिसमें हम पानी में से सॉल्ट्स को हटा दें उसको हम बोल देते हैं डीसैलिनेशन। कैसे हटा दें? इट इज अचीव्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। It is achieved by following methods। First, reverse osmosis। तो अभी बोल रहा था पीछे कोई कि रिवर्स ऑस्मोसिस से फ्लोराइड हटाओगे। नेक्स्ट, इवेपोरेशन डिस्टिलेशन। नेक्स्ट ऑफ द मेथड इज इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। तो इवेपोरेशन डिस्टिलेशन। नेक्स्ट मेथड इज फ्रीजिंग। तो नेक्स्ट मेथड इज फ्रीजिंग। नेक्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस, तो पहला पॉइंट क्या मेंशन किया? वो प्रोसेस जिसमें हम पानी में से सॉल्ट को हटा दें इसको हम बोलेंगे डीसैलिनेशन। कैसे हटाएं? इनमें से कोई सा भी तरीका यूज करके आप सॉल्ट हटा सकते हो। तो कहने का मतलब है पानी में से सॉल्ट को हटाने के n मेथड्स हैं। एज पर द रिक्वायरमेंट यू कैन यूज एनी वन मेथड विच इज अवेलेबल विद अस। सबके बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। जो पहला तरीका अवेलेबल है इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको आप नाम से समझ सकते हो। In order to carry out reverse osmosis, we should know what is termed as osmosis। अब osmosis क्या होता है? What is osmosis? In order to understand the osmosis, let us suppose हमने एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर के अंदर हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। We have taken a container और इसके बीच में एक फिल्टर लगाया। इसका टेक्निकल नाम रखा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस फिल्टर का वॉइड का साइज इतना छोटा है कि इसमें से सिर्फ पानी का मॉलिक्यूल पास कर सकता है, पर पानी के अंदर जो सॉल्ट है वो पास नहीं कर सकता। Through this filter, only water molecule can pass, but the salts which are present in the water molecule cannot pass through it। पहले मैं बात करता हूँ ऑस्मोसिस की। लेट अस सपोज ये चैम्बर नंबर 1 है, ये चैम्बर नंबर 2 है। चैम्बर नंबर 1 में है सॉल्ट प्लस वाटर, चैम्बर नंबर 2 में है सिर्फ वाटर। तो अगर मैं बात करूं ऑस्मोसिस की, इन ऑस्मोसिस प्रोसेस द फ्लो ऑफ द वाटर विल टेक प्लेस फ्रॉम चैम्बर नंबर 2 टू चैम्बर नंबर 1। फ्लो होगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। हाई कॉन्सेंट्रेशन है 2 में, लो कॉन्सेंट्रेशन है 1 में। तो पानी अपने आप फ्लो करके 2 से 1 में चला जाएगा। पानी जब पास करेगा इस फिल्टर में से, ये फिल्टर पानी को रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सो वाटर विल ओवरकम द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड विल मूव फ्रॉम चैम्बर नंबर 2 टू चैम्बर नंबर 1। इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस प्रोसेस। और ये ऑस्मोसिस प्रोसेस मिलेगी आपको डे टू डे लाइफ में बहुत जगहों पे। जैसे एग्जांपल, हमारे बॉडी में जो वेन्स हैं,
हमारी बॉडी में जो वेन्स है उसमें ब्लड फ्लो करता है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी इसी तरीके से एब्जॉर्ब कर रही होती है, नोन एज ऑस्मोसिस। प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है सॉइल में से वो इसी तरीके से एब्जॉर्ब कर रही होती है। तो कहने का मतलब है बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, बहुत जगहों पे मिलेगा आपको डे टू डे लाइफ में, तो वही प्रोसेस है ये। पर अगर ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही है, हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। हमारा पर्पस तो क्या था? हमारा पर्पस था पानी में से सॉल्ट को हटाना। अभी तो क्या हो रहा है? अभी तो ये हो रहा है कि डीसैलिनेटेड वाटर जाके मिल रहा है सैलिनेटेड वाटर में। मुझे इस प्रोसेस को उल्टा कराना है। सो व्हाट वी डू, वी अप्लाई द प्रेशर ओवर चैम्बर नंबर 1। हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं चैम्बर नंबर 1 के ऊपर। कितना? हैविंग मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। वैसे एक्चुअल में तो दुगना होना चाहिए। मैं आपको वो टेक्निकल वैल्यूज नहीं बता रहा हूं, मैंने आपको कंसेप्चुअली बता दिया कि हम प्रेशर अप्लाई करते हैं चैम्बर नंबर 1 के ऊपर जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए लिमिटिंग कंडीशन में। जब हमने ऐसा कर दिया, नाउ दी वाटर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम, अब पानी स्टार्ट करता है मूव करना फ्रॉम चैम्बर नंबर 1 टू चैम्बर नंबर 2। तो आपने ऑस्मोसिस को ही उल्टा करा दिया। जब पानी चैम्बर नंबर 1 से 2 पे जाता है, पानी मूव कर जाता है पर पानी के अंदर सारे सॉल्ट रुक जाते हैं फिल्टर के ऊपर। ऑल दी सॉल्ट्स रिटेन ओवर दी फिल्टर और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब हमें चैम्बर नंबर 2 से मिलता है डीसैलिनेटेड वाटर। तो हमने ऑस्मोसिस को रिवर्स करा के पानी में से सॉल्ट को हटा दिया, नाम रख दिया रिवर्स ऑस्मोसिस। इट इज द बेस्ट मेथड अवेलेबल टू कैरी आउट रिमूवल ऑफ सॉल्ट। ये सबसे एफिशिएंट तरीका है हटाने का, पर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है इसकी। कॉस्ट इज ऑल्सो कंपेरेटिवली मोर। द नेक्स्ट मेथड अवेलेबल इज इवेपोरेशन डिस्टिलेशन। बहुत ही सिंपल सा है इवेपोरेशन डिस्टिलेशन। क्या करते हैं, इसमें हम पानी का सैंपल लेते हैं जिसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है। तो हम पानी का सैंपल लेते हैं जिसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है, इनमें सॉल्ट्स आर प्रेजेंट। हम इस पानी के सैंपल को हीट करते हैं, पानी के सैंपल को हीट करते हैं, पानी कन्वर्ट हो जाता है वेपर के अंदर, पानी कन्वर्ट हो जाता है वेपर के अंदर। हम वेपर को कलेक्ट करते हैं बाय द प्रोसेस टर्म्ड एज डिस्टिलेशन। हमने वेपर को कलेक्ट किया, पीछे नाम लिखा था डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से वेपर को कलेक्ट किया और कलेक्ट करा के इसकी करा दी कंडेंसेशन। तो इसकी करा दी कंडेंसेशन। तो वेपर को कलेक्ट करके कंडेंसेशन कराई, हमें यहाँ पे मिल गया डीसैलिनेटेड वाटर। कहने का मतलब क्या है? सॉल्ट वेपराइज नहीं होगा, सिर्फ पानी वेपराइज होगा, सॉल्ट इसी कंटेनर में रुक जाएगा। तो चैम्बर नंबर 1 में सॉल्ट बच जाएंगे, लास्ट में चैम्बर नंबर 2 में आपको डीसैलिनेटेड वाटर मिल जाएगा। तो हमने इवेपोरेशन डिस्टिलेशन करके पानी में से सॉल्ट्स को हटा दिया। अगला तरीका, अगला तरीका है फ्रीजिंग। अगेन वेरी कॉमन मेथड। हमने पानी का सैंपल लिया, पानी के सैंपल को फ्रीज कर दिया। जब आप पानी के सैंपल को फ्रीज करोगे, पानी फ्रीज हो जाएगा, पानी फ्रीज हो जाएगा, पानी में जो सॉल्ट्स हैं वो सारे सरफेस पे आ जाएंगे। हमने पानी का सैंपल लिया, पानी के सैंपल को फ्रीज कर दिया। जब पानी के सैंपल को फ्रीज किया, पानी फ्रीज हो गया और जो सॉल्ट थे पानी के अंदर वो आ गए सरफेस के ऊपर। इन सॉल्ट्स को सरफेस से क्लियर करो, क्लियर दी सरफेस फ्रॉम दी सॉल्ट, अगेन मेल्ट इट। इसको दोबारा मेल्ट कर दो, दोबारा मेल्ट करोगे यू विल गेट डीसैलिनेटेड वाटर। आपको डीसैलिनेटेड वाटर मिल जाएगा, यू विल गेट डीसैलिनेटेड वाटर। जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस के एग्जांपल दिए थे नेचर में आपको, इवेपोरेशन डिस्टिलेशन का एग्जांपल नेचर में प्रेसिपिटेशन, बारिश होने का मैकेनिज्म है ये इवेपोरेशन डिस्टिलेशन। ये फ्रीजिंग का मैकेनिज्म, फ्रीजिंग का मैकेनिज्म, फ्रीजिंग का मैकेनिज्म है मेल्टिंग ऑफ आइस, ग्लेशियर, फॉर्मेशन ऑफ रिवर। ये नदी बन रही है हमारी, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रिवर वाटर। तो ये सारी चीजें नेचर में होती हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन नेचर। हमने उसी चीज को आर्टिफिशियली करा रखा है, द सेम वी हैव कैरिड आउट आर्टिफिशियली। और लास्ट तरीका जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोडायलिसिस। सो फोर्थ मेथड इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब क्या करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस में? इन इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड, इन इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड व्हाट वी डू, वी अप्लाई द प्रिंसिपल व्हिच इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ डाई आयोनिक टेस्टर। मैंने आपको डाई आयोनिक टेस्टर बताया था क्वालिटी ऑफ वाटर के अंदर। डाई आयोनिक टेस्टर वाज यूज्ड टू फाइंड द डिसॉल्व्ड सॉलिड्स इन द वाटर। उसका जस्ट उल्टा मैकेनिज्म है यहाँ पे। क्या उल्टा मैकेनिज्म है? वी अप्लाई दी पोटेंशियल अक्रॉस द इलेक्ट्रोड। हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोड के अक्रॉस। जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोड के अक्रॉस, पानी में जो आयंस हैं, तो पानी में जो आयंस हैं जाके डिपॉजिट कर जाते हैं अपने अपने इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो कैटायन जाके डिपॉजिट कर जाता है, कैटायन जाके डिपॉजिट कर जाता है। तो कैटायन गेट डिपॉजिटेड ओवर, ये क्या आ रहा है यहाँ पे? सो कैटायन गेट डिपॉजिटेड ओवर, कैटायन गेट डिपॉजिटेड ओवर इट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड एनोड, एनायन गेट डिपॉजिटेड ओवर इट्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, एनायन जाके डिपॉजिट हो जाता है कैथोड के ऊपर। तो पानी में से सॉल्ट हट गए, कहां चले गए? इलेक्ट्रोड के ऊपर चले गए। पानी में से सॉल्ट हट गए, इलेक्ट्रोड के ऊपर चले गए। आप पानी को उठा दो इस कंटेनर में से,
रिमूव द वाटर फ्रॉम दिस कंटेनर, यू विल गेट डीसैलिनेटेड वाटर। पर फिर से बहुत ही कॉस्टली तरीका है ये सॉल्ट्स को हटाने का। अगेन अ वेरी कॉस्टली मेथड टू रिमूव द salts from the water. So there are n number of methods by which salt can be removed: reverse osmosis, evaporation distillation, freezing, last is electrolysis. चैट को enable कर रहा हूं, इसमें से अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। I'm enabling the chat. If you have any doubt, you can ask your doubts now. फोर्थ वाला रिपीट कर दो। फोर्थ वाले प्रोसेस में हमने पोटेंशियल अप्लाई किया अक्रॉस द इलेक्ट्रोड। फोर्थ वाले प्रोसेस में हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, यानी हमने करंट पास कराया। इसकी वजह से पानी के अंदर जो आयंस हैं वो जाके डिपॉजिट कर गए अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो पानी जाके डिपॉजिट कर गया इलेक्ट्रोड के ऊपर, पानी में सॉल्ट बचे ही नहीं। तो पानी के जो सॉल्ट है वो जाके डिपॉजिट करके इलेक्ट्रोड के ऊपर, पानी में सॉल्ट बचे ही नहीं, तो आपने पानी में से सॉल्ट को हटा दिया, नोन एज डीसैलिनेशन। रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ फिल्टर में यूज होता है। हाँ, आरओ यही तो है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का एब्रीविएशन ही तो है आरओ। तो आपके घरों में जो ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, आपके घरों में जो ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है उसमें डीसैलिनेशन रिवर्स ऑस्मोसिस से ही होती है। द डीसैलिनेशन इज कैरिड आउट बाय रिवर्स ऑस्मोसिस ओनली। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इसमें से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा होगा तो हेल्थ पर, बेटा क्वालिटी बता दो दी है, अगर सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा होगा तो क्या इफेक्ट होगा? हर एक सॉल्ट का इंपैक्ट बताया आपको। विच मेथड इज कॉमनली यूज, कहां पर सारे मेथड कॉमनली यूज होते हैं। हर क्लास में कोई ना कोई एक जना आ ही जाता है। जरा इस विशाल को कोई बताएगा कौन सा मेथड कॉमनली यूज करते हैं? जरा विशाल को कोई बताएगा कॉमनली कौन सा मेथड यूज करते हैं? सारे मेथड यूज करते हैं। किस पे डिपेंड करता है ये? इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इट डिपेंड्स अपॉन सूटेबिलिटी। तो आप सूटेबिलिटी तो बताओ पहले अपनी, आपकी कंडीशन क्या है ये बताओ। व्हाट इज योर कंडीशन? व्हाट इज योर कंडीशन? उसके हिसाब से डिपेंड करेंगे। तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम चीजों को डिसाइड करते हैं। विच इज लेस कॉस्टली, सबसे कम कॉस्ट किसके अंदर है? सबसे अंदर कम कॉस्ट लगी हुई है फ्रीजिंग के अंदर। लीस्ट कॉस्ट इज इन फ्रीजिंग, क्योंकि सॉल्ट का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, चीनू पूछ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। चीनू मैंने पीछे बता दिया था, लो फिर से बता देता हूं मैं। लो लिख लो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। आई हैव डिस्कस दिस ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज द प्रेशर। आई हैव डिस्कस दिस पॉइंट, पर फिर भी लिख लो इट इज द प्रेशर, क्योंकि पता है बार बार पूछोगे। इट इज द प्रेशर दैट वुड हैव, इट इज द प्रेशर that would have applied, that would have to be applied, so that would have to be applied to a pure solvent, to a pure solvent to prevent it, to prevent it from passing, from passing into a given solution by osmosis, गिवन सॉल्यूशन बाय ऑस्मोसिस, इसको बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। पीछे मैंने इसको डिस्कस तो कर ही लिया था, लिख के भी दे दिया है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हाँ बोल सकते हो हेड लॉस। प्रेशर मतलब एनर्जी तो आ गई। इन इन इंडिविजुअल हाउसेस, एक सवाल क्या है सर, हाई डाउट, देन व्हाई कॉल आरओ। ये देखो ये सवाल पूछा इसने, आकिब ने, बिल्कुल सही सवाल पूछा आकिब, वेरी करेक्ट स्टेटमेंट आकिब। आकिब ये पूछ रहा है सवाल, आकिब ये सवाल पूछ रहा है कि सर हमारे घर में तो ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है,
आकिब ने ये पूछा, सर हमारे घर में तो ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है तो उसको आरओ क्यों बोलते हैं? कोई इसका जवाब देगा प्रैक्टिकली? कोई इसका जवाब देगा प्रैक्टिकली? हमारे घर में तो ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, कोई इसका जवाब देगा आरओ क्यों बोलते हैं इसको? रिवर्स ऑस्मोसिस तो एक ट्रीटमेंट ही है उसके अंदर, मेजॉरिटी ट्रीटमेंट आरओ से होती है। व्हाट द प्रैक्टिकल रीजन फॉर दिस? हाँ फैंसी नेम है, बिल्कुल सही बात है। एक रीजन तो ये भी है, फैंसी नेम है। टर्बिडिटी बता रहा है कोई, क्या तो डिस्कस करें इसके अंदर। व्हाट द प्रैक्टिकल रीजन फॉर दिस? तो ट्रीटमेंट प्लांट टीपी बोलते हैं ना, आरओ थोड़ी बोलते हैं। ये बता रहा है, प्रतीक ने बताया, देखो सही जवाब, मार्केटिंग के लिए। ये प्रतीक ने जवाब दिया है, ये है एग्जैक्ट रीजन इसका, मार्केटिंग के लिए। कहने का मतलब ये है क्योंकि उस ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे अच्छा तरीका ट्रीटमेंट का रिवर्स ऑस्मोसिस है। तो कहने का मतलब है जो उस चीज को बनाता है अपने सबसे अच्छी चीज को मार्केट करता है, और उसकी सबसे अच्छी चीज है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो वो उसको प्रमोट करने लग जाता है कि ये आरओ है। बाकी है वो एक ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें सारे ट्रीटमेंट होते हैं, फिल्ट्रेशन भी होता है उसमें, डिसइंफेक्शन भी होती है उसमें, डिसैलिनेशन भी होती है, एक्टिवेटेड कार्बन भी लगा हुआ होता है उसके अंदर। पर क्योंकि उसकी सबसे अच्छी चीज उस प्रोडक्ट के अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस है, वो उसको बेचता है रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से। क्लियर है? इस तरह की बातें मत किया करो। कौन था ये? जो भी है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हो गया बहुत। डोंट पास एनी कमेंट्स ऑन एनीवन एल्स। किसी और के ऊपर कमेंट पास मत करो। पढ़ने आए हो यहाँ पे, पढ़ाई करो। क्लियर है? अभी वो नाराज हो जाएगा बिना मतलब के, फिर तुम्हें कुछ बोलेगा, फिर यही चलता रहेगा यहाँ पे। चलिए, तो वी डन विद ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर, जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं रॉ वाटर इंजीनियरिंग के, सारे कवर कर लिए हैं आपके यूपीपीएससी के हिसाब से। अच्छा, आज मैंने ग्रुप में एक वो शेयर भी कर लिया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का वो आ गया है, डेट आ गई है, वो बीपीएससी की डेट आ गई है। वो मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया, आई शेयर दैट ऑन ग्रुप। ग्रुप का नाम, अरे बता दूंगा ग्रुप का नाम, आई विल यू द नेम ऑफ द ग्रुप। इतनी जगह तो मैंने अब लिंक डाल दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन सॉल्यूशन में लगाते हैं सर, प्योर सॉल्वेंट के ऊपर क्यों लिखा हुआ है? अरे ऑस्मोटिक प्रेशर को थोड़ी लगाते हैं हम तो प्रेशर लगाते हैं जिसका मैग्नीट्यूड ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है। हम ऑस्मोटिक प्रेशर को नहीं लगाते हैं, हम तो प्रेशर को अप्लाई करते हैं। हाँ, इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, रिमूव नहीं होंगे। किसका डाउट रहेगा यहाँ पे? सर किसी का डाउट रह गया? क्या है? लोकेश कुमार, देन वाई वी एच टू ओ मूव्स इट टू 2 to 1? फ्लूइड हमेशा फ्लो कहाँ से करता है? लोकेश कुमार तनवर, फ्लूइड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और यू कैन से हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। फ्लूइड की मूवमेंट क्या होगी? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होगी ना। तो मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, और फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लिंक पिन किया हुआ है ऊपर। ये लो, लिंक पिन कर देता हूं मैं लिंक पिन नहीं होगा यहाँ पे। आई शेयर द लिंक सेपरेटली। ग्रुप ने यानी क्या है उसके अंदर की, रोज ग्रुप का लिंक चाहिए होता है। आई एम शेयरिंग द लिंक। ये लो, लिंक शेयर कर दिया मैंने। लो लिंक ले लो जिसको चाहिए, अब बीच में टोकना मत। आई पिन द लिंक। क्लियर है पूरी कहानी? So we're done with all the aspects of your
भी टेक्निकल प्रोसेस है रॉ वाटर इंजीनियरिंग के, वो सारे कवर कर लिए हमने, ऑल दी पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड। कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से, एनी ऑफ द पॉइंट टू प्रेफर फ्रॉम दिस। एक डाउट और बचा हुआ है, एक डाउट बचा हुआ है एस आर रहमान का। एस आर रहमान पूछ रहे हैं हाउ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम आर ओ। एस आर रहमान, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन is same as that of reverse osmosis. The only difference is in ultrafiltration the pressure which is applied is hydrostatic pressure. आपने पूछा है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रिवर्स ऑस्मोसिस से कैसे अलग है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रिवर्स ऑस्मोसिस के ही इक्विवेलेंट है, फर्क बस ये है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो प्रेशर होता है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, दैट प्रेशर इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। बाकी मैकेनिज्म उसकी वैसी की वैसी है, मैकेनिज्म इज सेम। क्लियर है? मैं लिंक को अनपिन कर रहा हूं यहां से। सर प्लीज गिव मी रेगुलर टाइम, प्लीज गिव मी रेगुलर टाइम, क्या मतलब है गणेश इसका, प्लीज गिव मी रेगुलर टाइम? हाँ डेली क्विज मैं खुद ही तो डेली क्विज ले रहा हूं, डेली क्विज भी ले रहे हैं और डेली क्विज भी आपको ग्रुप पे तो मिल ही रही है। आपका 13th और 14th को जो पेपर है, 13th और 14th को जो पेपर है उससे 1 या 2 दिन पहले आपका टेस्ट भी करवा देंगे अनअकैडमी पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वो टेस्ट। जैसे यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज हुई थी वैसे बीपीपीएससी की भी टेस्ट सीरीज हम करा देंगे आपके एग्जाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले। तो जितना आपको जितना आप सोचते हो अपने पेपर के बारे में उससे ज्यादा हमें टेंशन है। तो जिन भी चीजों की जरूरत होगी मैं खुद ही प्रोवाइड करा दूंगा आपको अपनी तरफ से। तो क्विज का भी मैंने ही बोला है, रोज क्विज मिल जाएगी आपको, वो प्रैक्टिस हो जाएगी आपके एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले, क्योंकि आज 2 तारीख तो हो गई है, 13-14 तारीख को एग्जाम है, बीच में बस 10 दिन बचे हुए हैं। तो 1 या 2 दिन पहले हम टेस्ट सीरीज भी करा लेंगे बीपीएससी के लिए, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, तो आपकी प्रिपरेशन वहां पे भी हो जाएगी। आप 1 दिन पहले टेस्ट देना, अगले दिन जाके अपना एग्जाम दे आना। हाँ क्विज डेली होगा, क्विज डेली होगा, डेली क्विज विल टेक प्लेस। मुझे क्विज का टाइम बता दो क्या रखना है, क्विज विल बी डेली। आप क्विज का टाइम बता दो, नहीं तो फिर परेशान आप भी होगे और मेरे को परेशान करते रहोगे। हाँ एग्जाम भी होगा, आप क्विज का टाइम बता दीजिए डेली क्या है। बीपीएससी एक्सटेंड होगा, आज बीपीएससी में फोन करके पूछा था कुछ लोगों ने, तो उन्होंने मना कर दिया कि एक्सटेंड नहीं होगा। उन्होंने भी अपना पॉइंट रखा था कि कोरोना की वजह से क्या एक्सटेंड हो सकता है, उनका जो जवाब आया था मैं आपको बोल नहीं सकता, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि इन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला नहीं एक्सटेंड नहीं होगा। आप अपने टाइम पे रख लीजिए क्विज, मैं अपने टाइम पे रख लूंगा, मैं एक टाइम डाल दूंगा उसके अंदर। 6 बजे मेरी क्लास होती है, टाइमिंग के लिए मैं पोल करा दूंगा। हाँ ड्यू जो भी है, आज कॉल करके पूछी थी सर्विस कमीशन में, तो उन्होंने मना कर दिया। एनवायरनमेंट कंप्लीट होगा स्पेशल क्लास में। हाँ अमन, एनवायरनमेंट के साथ बाकी टॉपिक भी कवर करा दूंगा मैं। चलो आगे बढ़ने दो मुझे। सो वी आर डन विद रॉ वाटर, नाउ वी स्टार्टिंग विद वेस्ट वाटर। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज इंजीनियरिंग ऑफ वेस्ट वाटर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूपीपीएससी का पार्ट नहीं है, कहीं नहीं कराया जाता। क्यों कहीं नहीं कराया जाता? So now we are starting with the next point of reference, wastewater engineering. So next of the point of reference is wastewater engineering. मैं इसका ब्रीफ दे देता हूं आज आपको कि वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में हमारा एम क्या है। व्हाट वाज अवर एम इन रॉ वाटर इंजीनियरिंग? रॉ वाटर इंजीनियरिंग में हमने क्या किया था? हमने सोर्स में से वाटर उठाया था, हमने सोर्स में से वाटर उठाया था और सप्लाई कर दिया था कम्युनिटी के अंदर टू बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। So what was the aim in engineering of raw water? To collect the water from the source and supply it into the community to be used by us for different purposes. जब हम उस पानी को यूज कर लेते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग पर्पस जैसे एग्जांपल ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग एक्सेट्रा, इंडस्ट्रियल यूज है हमारे, पब्लिक यूज है हमारा। जब हम उस पानी को यूज करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, वही पानी जो ट्रीट होके आया शहर में कन्वर्ट हो जाता है वेस्ट वाटर में, तो कन्वर्ट हो जाता है वेस्ट वाटर में, और यहां से कहानी स्टार्ट हो जाती है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की। तो एम क्या है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का? एम है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का टू कलेक्ट द वेस्ट वाटर फ्रॉम द कम्युनिटी एंड डिस्पोज इट इनटू द सेम सोर्स। तो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में हम वेस्ट वाटर को कलेक्ट करेंगे हमारी कम्युनिटी में से जो जनरेट हुआ,
और उसको डिस्पोज कर देंगे सेम सोर्स में। ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस विल बी कवर्ड इन द सेकंड पार्ट विच इज नोन एज इंजीनियरिंग ऑफ वेस्ट वाटर। इसको टेक्निकली इंजीनियरिंग ऑफ वेस्ट वाटर बोला जाता है। अब इस पॉइंट को अगर डिटेल में और बताऊं, हमारा रॉ वाटर खत्म होता है, जो पहले दिन बताया था आपको, हमारा रॉ वाटर आगे खत्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैं आपको किसी स्पेशल क्लास में कवर करा दूंगा, पर अभी क्योंकि ये स्पेसिफिकली यूपीपीएससी के लिए बैच बना हुआ था, इसीलिए मैंने इसको कवर नहीं किया है। तो रॉ वाटर का लास्ट पार्ट था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दिस वाज अवर रॉ वाटर इंजीनियरिंग। यहाँ पे आके रॉ वाटर इंजीनियरिंग खत्म हो गई थी। तो हमने पानी सप्लाई किया था शहर में विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑफ पाइप नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब वेस्ट वाटर में क्या करते हैं, वी कलेक्ट द वेस्ट वाटर फ्रॉम दिस कम्युनिटी। हम वेस्ट वाटर को कलेक्ट करते हैं इस कम्युनिटी में से। वी कलेक्ट द वेस्ट वाटर फ्रॉम दिस कम्युनिटी विद द हेल्प ऑफ द पाइप्स, विद द हेल्प ऑफ द पाइप्स नोन एज सीवर्स। तो हम सीवर्स की मदद से वेस्ट वाटर को कलेक्ट करते हैं कम्युनिटी में से। विद द हेल्प ऑफ द सीवर्स वी कलेक्ट द वेस्ट वाटर फ्रॉम द सेम कम्युनिटी। तो जिस कम्युनिटी में आपने पानी को सप्लाई किया, उसी कम्युनिटी में से हमने वेस्ट वाटर को कलेक्ट कर दिया। यहाँ पे एमए का मतलब मैनहोल है, तो यार एमए स्टैंड्स फॉर मैनहोल, तो उसको मैंने सेपरेटली लिख दिया है। तो एमए स्टैंड्स फॉर मैनहोल। तो हमने सीवर की मदद से पानी को कलेक्ट किया, लेके गए इसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। उसको लेके गए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, ट्रीटमेंट करने के बाद इसको डिस्पोज कर दिया। तो आफ्टर ट्रीटमेंट डिस्पोजल इज कैरिड आउट। तो ट्रीटमेंट करने के बाद इसको डिस्पोज कर दिया सेम सोर्स के अंदर। ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस विल बी कवर्ड इन वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में हमारा एम है कम्युनिटी में से वेस्ट वाटर को कलेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क्स ऑफ पाइप्स नाउ नोन एज सीवर्स। इन सीवर्स की मदद से हम वेस्ट वाटर को लेके जाएंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे, जहां पे हमारा एम होगा सीवेज को ट्रीट करना। सीवेज को ट्रीट करने के बाद या वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के बाद हम इसको डिस्पोज कर देंगे सेम सोर्स में, जिस सोर्स में से आपने रॉ वाटर उठाया था। इस पूरी टेक्निकल प्रोसेस को जोड़ के बोला जाता है इंजीनियरिंग ऑफ वेस्ट वाटर। तो दिस एंटायर प्रोसेस इज टेक्निकली टर्म्ड एज वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, और इसको डिटेल में रेफर करेंगे जैसे रॉ वाटर को रेफर किया है। तो मेरे ख्याल से रॉ वाटर को कंप्लीट करने में कितनी क्लासेस लग गई हैं? 1 तारीख को स्टार्ट हुआ था रॉ वाटर, ऑन फर्स्ट ऑफ जून वी स्टार्टेड रॉ वाटर। मेरे ख्याल से 25-26 क्लासें हो गई हमारी रॉ वाटर की। 18 से तो ज्यादा ही हो गई बेटा। 1 तारीख से स्टार्ट हो गई थी रॉ वाटर, और सिर्फ सैटरडे संडे छोड़ के हर दिन क्लास हुई है हमारी। तो 25 क्लासें हो गई हैं, तो 25 से लेकर 27 क्लास हो गई हैं। उसी तरीके से इतना ही टाइम इसके अंदर भी लग जाएगा हमारा। उससे भी पहले स्टार्ट हुआ था। हाँ उससे पहले स्टार्ट हो गया था, मई में स्टार्ट हो गया था हमारा ये। हाँ बहुत क्लासेस हुई हैं, उससे पहले ही स्टार्ट हो गया था ये। तो मई में स्टार्ट हो गया था, जून में थोड़ी स्टार्ट हुआ था। तो 21 मई को स्टार्ट हो गई थी क्लासेस। तो मोर देन 30 क्लासेस आई हैव टेकन फॉर रॉ वाटर। हाँ तो अप्रोक्सीमेटली इतनी लग जाएंगी। क्लियर है? 1 जून को अकॉर्ड पे शुरू हुई थी। अच्छा हाँ, 1 जून को अकॉर्ड पे शुरू हुई थी। चलिए कोई बात नहीं। तो सेम टाइम इसी में लग जाएगा, 25-26 क्लासेस लग जाएंगी पूरे वेस्ट वाटर को कंप्लीट करने में। क्लियर है पूरी कहानी? So from tomorrow we'll start with वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग इन डिटेल। कल वेस्ट वाटर को स्टार्ट करेंगे, और सैटरडे संडे आपका वो होगा क्वेश्चंस। हाँ सैटरडे को संडे को क्वेश्चंस क्लास हो जाएगी आपकी। तो सैटरडे संडे आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो आप बोलोगे पोल करा लूंगा मैं। बेटा टाइम एक्सटेंड कैसे होगा? टाइम होना भी तो चाहिए। 5 घंटे 6 घंटे रोज क्लास हो रही है। डेली 6 आवर्स ऑफ द क्लासेस आई एम टेकिंग। चलिए क्विज का टाइम, हाँ मैं पोल करा लूंगा आपको ग्रुप में, आप क्विज का टाइम बता देना। चलिए थैंक यू एवरीवन। So we're done with today's class. We'll meet tomorrow at the same time. We'll start with wastewater. Thank you everyone.